नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है एक क्लासेस में। पिछले पार्ट पर हमने पढ़ा मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत के अंतर्गत साहित्यकार या कहे साहित्यिक स्रोत, दूसरा था यूनानी लेखक या यूनानी साहित्य, उसके बाद तीसरा है उत्खनन या कहें पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं। दो अभिलेख पढ़ना था हमें, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के शिलालेख। तो रुद्रदामन का हमने पिछले पार्ट पर अध्ययन कर लिया है। उसके उपरांत आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक के शिलालेख, ठीक है, या कहें अशोक के अभिलेख। तो बिना कोई चर्चा किए सीधे मैं आपको अशोक के अभिलेखों पर लेकर चलता हूं, तो कृपया करके मेरे साथ चलें। तो इस क्रम में सामान्य जानकारी है अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में, बाद में चर्चा की जाएगी बृहद शिलालेख कौन से थे, स्तंभ लेख कौन से हैं, कहां पर हैं, उनमें क्या उत्कीर्ण है, इनकी चर्चा बाद में होगी। किंतु वर्तमान में अभी हमको पढ़ना है कि अशोक के शिलालेखों में है क्या, अशोक के शिलालेख थे क्या। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों में या शिलालेखों में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा कौन सी है, कोई भी कौन सी ऐसी भाषा है जिसका अशोक ने सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया है, वो थी प्राकृत भाषा। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लिपि का प्रयोग किया है, वो थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। लेकिन कुछ अन्य लिपियां भी सामने आई हैं, जैसे खरोष्ठी लिपि, आर्मेइक लिपि एवं यूनानी लिपि। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, वह प्राकृत थी, एवं कौन सी लिपि थी, वो ब्राह्मी लिपि थी सर्वाधिक मात्रा में। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की सर्वप्रथम, प्रश्न बन सकता है, सर्वप्रथम किसने की? वो थे स्टीफेन थेलर, एवं इनका अन्य नाम भी है पाट्रेटी फैंथलर, पॉट्रेट्री फैंथलर या कहें स्टीफेन थेलर। इन्होंने 1750 में सम्राट अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की। जब खोज करते हैं तो पहला उनने जो अगर खोज की तो उनने पहला अभिलेख पाया दिल्ली मेरठ अभिलेख, ठीक है। इसकी संख्या 14 मानी गई, ठीक है। कौन कौन सी है संख्या सब बाद में चर्चा होगी, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, स्टीफन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ अभिलेख के रूप में सम्राट अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की। किंतु सम्राट अशोक के शिलालेखों के या कई अभिलेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने पाई, पहली बार किसने पढ़ा, वो थे जेम्स प्रिंसेप 1837 में। कौन सा अभिलेख पढ़ा? यही जो पहली बार पाया गया दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसी को पढ़ा। और किस लिपि में पढ़ा था पहली बार, यदि कोई पढ़ा भी था वो जेम्स प्रिंसेप थे, किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था, अर्थात ये जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में था, ठीक है। इसी अभिलेख में उल्लेखित है मित्रों, और जेम्स प्रिंसेप ने जब पढ़ा इसी अभिलेख में तो उसमें उल्लेख था कि देवानाम पियदस्सी उल्लेख था, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने श्रीलंका के शासक तिस्स से पहचान की कि जो देवानाम पियदस्सी है ये श्रीलंका के शासक तिस्स से संबंधित है, ठीक है। सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सम्राट अशोक का नाम पढ़ा उसके शिलालेखों पर? वो था विलियम जोन्स। देखिए, पहली बार खोज करते हैं स्टीफन थेलर, पहली बार पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप, लेकिन अशोक का नाम पहली बार जिसने पढ़ा वो था विलियम जोन्स। मास्की अभिलेख में, कर्नाटक में है, मास्की अभिलेख में पढ़ा था 1915 में। पहली बार खोजा स्टीफन थेलर, पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसेप, लेकिन अशोक के नाम को सर्वप्रथम पढ़ा विलियम जोन्स ने। मित्रों, अब तक अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में, पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान में था, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में 40 या कहें 47 स्थानों पर पाए गए हैं, ठीक है। अभिलेखों में वर्णन क्या क्या है शिलालेखों या कहें अभिलेखों में? वो था मौर्य साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार की जानकारी थी, एवं महत्वपूर्ण ये है कि जो ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए ये
मौर्य साम्राज्य के व्यापारिक मार्गों पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। जो जो व्यापारिक मार्ग थे जहां जहां वहां पर उत्कीर्ण करवाया गया। मित्रों, सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला तो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अब अलग अलग तीनों को जानते हैं। जो अशोक के शिलालेख थे ये 2 प्रकार से हैं। कैसे? वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के, वृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। अब जानते हैं शिलालेख में, तो जो बृहद शिलालेख है उसमें जो जानकारी मिलती है वो अशोक के धम्म की, अशोक के धम्म प्रचार की एवं अशोक के प्रशासनिक कार्यों की। ठीक है, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका एवं चाणक्य की कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलती है, लेकिन सम्राट अशोक की जितनी भी जानकारी मिली है उसके अभिलेखों से ही मिली है। ठीक है, तो बृहद शिलालेख से धम्म प्रचार एवं प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिली है, जबकि लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश लघु शिलालेख में है। इधर आएंगे, स्तंभ लेख की बात करें, पहला हो गया शिलालेख, अब बात करेंगे स्तंभ लेख। ये भी 2 प्रकार का, वृहद शिलालेख एवं लघु स्तंभ लेख। ठीक है, तो वृहद स्तंभ लेख में किसका वर्णन है? अशोक के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन है एवं उसके धम्म का, यहां भी। किंतु महत्वपूर्ण है, लघु स्तंभ लेख में अशोक की राज घोषणाएं उत्कीर्ण है। लघु स्तंभ लेख में अशोक की राज घोषणाएं उत्कीर्ण है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है सम्राट अशोक की राज घोषणाएं किसमें उल्लेखित हैं, तो आप बोलोगे स्तंभ लेख में। यदि ऑप्शन में लघु स्तंभ लेख है तो लघु स्तंभ लेख, या केवल स्तंभ लेख है तो स्तंभ लेख होगा। अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्टर और हैं, ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो केवल ब्राह्मी लिपि में, देखिए लिपियां सर्वाधिक प्रयोग किया ब्राह्मी में, लेकिन और भी 3-4 लिपियों का प्रयोग किया है सम्राट अशोक ने। तो ब्राह्मी लिपि में केवल कौन कौन से थे? वो थे लघु शिलालेख, बृहद नहीं, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख, चाहे वो लघु हो चाहे बृहद। लघु शिलालेख, बृहद एवं लघु स्तंभ लेख एवं गुहा लेख, केवल ये बचता है। कौन सा? बृहद। बृहद को छोड़कर, बृहद शिलालेख को छोड़कर जितने भी हैं वो केवल किसमें पाए गए? ब्राह्मी लिपि में। इसीलिए यह कहा गया कि सर्वाधिक प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अब ये जान लेते हैं कि भारत से बाहर, वर्तमान भारत से बाहर कौन सा शिलालेख पाया गया? वो था बृहद शिलालेख, जो बचता है। ठीक है, और यही बृहद शिलालेख 3 भाषाओं में है, 3 लिपियों में, खरोष्टी लिपि में भी है, आर्मेयिक लिपि में भी है और यूनानी लिपि में भी है। बाकी इसको छोड़कर जितने भी हैं सब ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन बृहद शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी, आर्मेयिक एवं यूनानी लिपि में है, जो कि भारत से बाहर पाया जाता है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में बृहद शिलालेख मैंने बताया, जैसे भारत से बाहर बृहद शिलालेख 3 लिपियों में। अब ये जानते हैं कि जिस प्रकार हमने जाना कि ब्राह्मी लिपि में कौन कौन से थे, केवल वो थे बृहद को छोड़कर बाकी सभी, जबकि खरोष्टी में ये जानते हैं कि खरोष्टी लिपि में ये पूछा करता है प्रश्न कि कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, वो था साहेबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख। साहेबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से जितने भी अभिलेख प्राप्त होते हैं वो केवल खरोष्टी लिपि में है। साहेबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई। अब जानते हैं आर्मेयिक लिपि। आर्मेयिक लिपि में कौन कौन से अभिलेख हैं? लघमान कहाँ है? वर्तमान अफगानिस्तान में। एवं तक्षशिला कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान। तो लघमान एवं तक्षशिला से जितने भी अभिलेख प्राप्त होते हैं वो आर्मेयिक लिपि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, खरोष्टी लिपि में साहेबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसका ट्रिक मैंने बनाया था, खैर सब मान गए, खैर सब मान गए। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक थी। तो खरोष्टी लिपि में साहेबाजगढ़ी, मानसेहरा पाकिस्तान में, आर्मेयिक लिपि में लघमान अफगानिस्तान से, तक्षशिला पाकिस्तान से, इनसे प्राप्त अभिलेख आर्मेयिक लिपि में। एक और लिपि आती है जो महत्वपूर्ण है, द्विभाषी। द्विभाषिक लिपि में कौन सा? द्विभाषिक का मतलब आर्मेयिक प्लस यूनानी। आर्मेयिक लिपि एवं यूनानी लिपि में जिसे जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उन्हें द्विभाषिक लिपि कहा जाता है। तो द्विभाषिक लिपि कौन सा है? कांधार से प्राप्त अभिलेख।
गांधार का प्राचीन नाम सरेकुना भी था। क्या? सरेकुना, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो गांधार या कहीं सरेकुना से प्राप्त अभिलेख जितने भी हैं वो द्विभाषिक में है। द्विभाषिक मतलब केवल आर्मेयिक एवं यूनानी। अब जानते हैं ब्राह्मी लिपि होती क्या है। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, उसी और ये जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वो थे जेम्स प्रिंसेप। ये ठीक है जी, पढ़ने में सफलता पाते हैं जेम्स प्रिंसेप। वो भी कौन सा अभिलेख था? दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मी लिपि कहाँ कहाँ पर लिखी होती थी अभिलेखों में? वो शिलालेखों या कहीं पत्थर की पट्टियों पर लिखी होती थी। अब जानते हैं खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है इस प्रकार। ठीक, खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जो पश्चिमोत्तर भारत में पाई गई। पश्चिमोत्तर अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, खरोष्ठी लिपि को पढ़ने वाले हुए मैसन, प्रिंसेप, नोरिस और कनिंघम। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो अशोक का नाम उत्कीर्ण करते हैं, अर्थात किस किस अभिलेखों में अशोक का नाम उत्कीर्ण है। तो यदि पढ़ा जाए कि सर्वप्रथम अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला, सर्वप्रथम अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला, वो था मास्की अभिलेख, जो कर्नाटक में है। मास्की अभिलेख। और अशोक का नाम पढ़ने का प्रथम से किसे मिला? विलियम जोन्स को, मास्की अभिलेख से। इस प्रकार हम ये मानते हैं कि सर्वप्रथम जो अभिलेख मिला अशोक के नाम का वो मास्की अभिलेख था, जिसको सर्वप्रथम पढ़ा विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1915 में। इसके बाद और भी अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम उत्कीर्ण है, लेकिन प्रथम पूछा जाए तो मास्की था। जैसे गुर्जरा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेत्तूर, उडेगोलम, सन्नाती, ये कहाँ है आगे बताया जाएगा। नेत्तूर, उडेगोलम, सन्नाती, ये भी अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उत्कीर्ण है, लेकिन पहली बार जिसमें मिला वो मास्की था और इसे पढ़ा विलियम जोन्स ने। अब जानते हैं सम्राट अशोक ने अब स्वयं को दो नामों से संबोधित किया अभिलेखों में दो नामों से संबोधित किया है, प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय। ये उसने स्वयं को संबोधित किया अभिलेखों में, प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाया था। ठीक है, जनता तक अपना संदेश पहुंचाया एवं पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। एवं अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने कल्याणकारी कार्यों का प्रचार प्रसार किया। अच्छा, खरोष्ठी, ब्राह्मी और आर्मेयिक इन लिपियों के अलावा भी एक और लिपि है जिससे अभिलेख प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि, जो प्रथम अभिलेख मिला इस लिपि का वो था अनुराधापुर से मिला। कहां से मिला? अनुराधापुर, ये वर्तमान श्रीलंका में पड़ता है। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि से प्राप्त अभिलेख कहां से मिला? सर्वप्रथम अनुराधापुर में। कहां? श्रीलंका। कुछ अन्य भी हैं जो इस लिपि से संबंधित हैं, जैसे पिपहरावा अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख एवं महास्थान अभिलेख। ठीक है मित्रों, पश्चिमोत्तर भारत में वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान में खरोष्ठी लिपि वाले अभिलेख मिले हैं, जबकि संपूर्ण भारत में केवल ब्राह्मी लिपि के अभिलेख है। संपूर्ण भारत के अंदर केवल ब्राह्मी लिपि में, जबकि पश्चिमोत्तर भारत, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से खरोष्ठी में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, भारत के अंदर खरोष्ठी अभिलेख नहीं मिले, केवल ब्राह्मी अभिलेख मिले। पश्चिमोत्तर भारत कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में तो विभाजन हो चुका है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो उधर से क्या मिले हैं? खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिले। ये सामान्य जानकारी थी सम्राट अशोक के अभिलेखों की। अब हम शिलालेख पढ़ेंगे सर्वप्रथम, फिर स्तंभ लेख पढ़ेंगे, फिर गुहा लेख पढ़ेंगे। तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे थोड़ी देर में। मित्रों, अब हम अशोक के शिलालेखों की सामान्य जानकारी के उपरांत अब हम उसके शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों को पढ़ेंगे। जिस क्रम में सबसे पहले शिलालेख पढ़ेंगे। मित्रों, अशोक के शिलालेख कहें या अभिलेख तो याद रखिए, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बृहद शिलालेख पढ़ेंगे, जिसे दीर्घ शिलालेख भी कहते हैं। इसके बाद ही हम लघु शिलालेख पढ़ेंगे। प्रत्येक के दो टाइप है, शिलालेख दो टाइप के, बृहद या दीर्घ एवं लघु शिलालेख। इस क्रम में बृहद या कहें दीर्घ शिलालेख पढ़ते हैं। मित्रों, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 4 और 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। मित्रों याद रखिए, प्रत्येक
अभिलेख में, प्रत्येक शिलालेख में 14 लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। कितने लेख उत्कीर्ण हैं? 14 लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। किंतु एक अपवाद है कि 2 अभिलेखों में 11, 12, 13 नंबर के क्रम का अभिलेख लेख उत्कीर्ण नहीं है। कहा गया कि प्रत्येक अभिलेख में 14 लेख उत्कीर्ण है, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक लेख उत्कीर्ण है, किंतु सभी में नहीं है, 2 को छोड़कर। 2 जो है, एक धौली अभिलेख है और एक जौगढ़ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में 11, 12 और 13वें नंबर का क्रम का लेख उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। बाकी सभी में 1 से लेकर 14 तक है, लेकिन इन 2 में, धौली और जौगढ़ में 11, 12, 13वें नंबर या 13वें क्रम का लेख उत्कीर्ण नहीं है। उसकी जगह 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन सामने आए हैं। क्या है? 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन। ये क्या है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। तो अब जानते हैं कि बृहद शिलालेख में या दीर्घ शिलालेख में उत्कीर्ण क्या है। तो सम्राट अशोक के धम्म एवं उसके धम्म प्रचार एवं प्रशासनिक कार्य को उल्लेख किया गया है। अब 8 स्थानों से प्राप्त हुए कौन कौन से हैं? पहला तो साहिबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, ये पेशावर जिला में पड़ता है, ठीक है, हाँ, और दूसरा जो है मानसेहरा हजारा जिला में, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। फिर है तीसरा सोपारा, ये महाराष्ट्र के थाने जिले में पड़ता है। चौथा है धौली अभिलेख, ये उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है। जौगढ़ अभिलेख, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। इन दोनों में 11, 12 और 13वें नंबर क्रम का लेख उत्कीर्ण नहीं है। इनके जगह 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन, उसकी चर्चा आगे करूंगा, ठीक है। इसके बाद है 6वां है गिरनार अभिलेख, ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में। सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखिए कहाँ है, गुजरात में है। कालसी अभिलेख उत्तराखंड देहरादून में। एर्रीगुडी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये 8 स्थानों से बृहद शिलालेख प्राप्त होते हैं। क्या? दीर्घ शिलालेख। मैंने, ठीक है, सा से साहिबाजगढ़ी, मा से मानसेहरा, ठीक है, ए से एर्रीगुडी, का से कालसी, जो से जौगढ़, डी से गिरनार, धा से धौली। ये एक मैंने ट्रिक बनाई थी, मैं इसी से याद किया हूं और कर भी रखा हूं, आज भी याद है, शाम को है, ठीक है। हाँ, अब हम याद, सबसे महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनते भी हैं और प्रश्न बनना स्वाभाविक भी है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जो मैंने बताया कि प्रत्येक अभिलेख में, हर एक अभिलेख में 14 लेख उत्कीर्ण है, 2 को छोड़कर। उनको अभी हटा दीजिए मन मस्तिष्क से। ये जान लीजिए कि सभी में 14 लेख उत्कीर्ण है, 1 से लेकर 14 तक। प्रत्येक लेख में अशोक ने अपनी कुछ बातें लिखी हैं, जानते हैं, जहां से प्रश्न बनता है। पहले अभिलेख में जीव हत्या निषेध बताया है, ठीक है, पशु बलि की निंदा की है, पहले क्या होता था उसमें लिखा भी है, पहले प्रतिदिन 3 पशु बलि दिए जाते थे, 3 पशुओं की बलि दी जाती थी। कौन कौन से? 2 मोर और 1 मृग, हिरण, 2 मोर और 1 मृग की बलि दी जाती थी। किंतु इसके बाद में अशोक ने बंद करवा दिया जीव हत्या निषेध और पशु बलि की निंदा। आपसे पूछ सकता है कि जीव हत्या निषेध, पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में? पहले अभिलेख में। दूसरा चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए, ठीक है, एवं सुदूर दक्षिण राज्यों की चर्चा करता है इसमें। तीसरे अभिलेख में अधिकारियों की नियुक्ति करता है, धम्म महामात्रों की नहीं, अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किस नाम से करता है? युक्त, प्रादेशिक एवं रज्जुक नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कब नियुक्ति करता है? अपने शासन के 12वें वर्ष। और ये कहता है कि ये सभी अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे, ठीक है। चौथा है भेरा घोष की जगह धम्म घोष, की घोषणा। अब भेरा घोष क्या है? भेरा घोष अर्थात युद्ध की घोषणा, युद्ध घोषणा या भेरा घोष एक ही है। तो युद्ध घोषणा या कहें भेरा घोष की जगह धम्म घोष, ठीक है। 5वां है, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। कब करता है? अपने शासन के 13वें या 14वें वर्ष करता है, धम्म महामात्रों की। आपसे प्रश्न पूछ सकता है 5वें अभिलेख में क्या उत्कीर्ण है या धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, ऐसा किस अभिलेख में है? 5वें। किस 5वें? कौन से 5वें? बृहद शिलालेख के 5वें अभिलेख में।
इसके बाद छठवां है, इसमें कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है एवं आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। सातवां जो है, इस 7वें और 8वें में तीर्थ यात्राओं को, 7वें और 8वें में तीर्थ यात्रा या के धम्म यात्राओं को उल्लेख है। याद रखिए, महत्वपूर्ण है कि 7वां लेख या अभिलेख सर्वाधिक लंबा अभिलेख माना जाता है। पूछता है प्रश्न में सर्वाधिक लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। ठीक है, इसमें तीर्थ यात्राओं को उल्लेख है 7वें और 8वें में। लेकिन 8वें में एक स्पेशल चीज ये भी है कि ये जो धम्म यात्रा करता है अपने शासन काल के 10वें वर्ष करता है। और 8वें लेख में ये भी उत्कीर्ण है कि इसी वर्ष 10वें वर्ष अशोक बोध गया जाता है। 9वें में शिष्टाचार या कहीं मंगलाचार या कहीं सदाचार, इनका वर्णन करता है। शिष्टाचार या कहीं सदाचार या कहीं मंगलाचार, इनका वर्णन करता है एवं सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख करता है। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख करता है। 10वें अभिलेख में धम्म पालन की व्याख्या करता है या उद्घोषणा करता है। धम्म पालन यश एवं कीर्ति की जगह धम्म पालन को वो बल देता है। ठीक है, एवं ये भी कहता है कि प्रजा से सम्माननीय व्यवहार की बात करता है। प्रजा से सम्माननीय व्यवहार की बात करता है। 11वें में धम्म विजय की विशेषता बतलाता है। 11वें अभिलेख में धम्म विजय की विशेषताएं बतलाता है। 12वें अभिलेख में महिला धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। याद रखिए, यहाँ पुरुष थे लेकिन यहाँ महिला धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। ठीक है, एवं धार्मिक सहिष्णुता व धम्मसार पर बल देता है। धार्मिक सहिष्णुता एवं धम्मसार पर बल देता है। 13वां इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग विजय का वर्णन करता है। सम्राट अशोक कलिंग विजय का वर्णन करता है। कब किया था ये भी बताया है, अपने शासनकाल के 9वें वर्ष। शासनकाल के 9वें वर्ष कलिंग विजय करता है। इसी में उल्लेख है सम्राट अशोक ने आटविक अर्थात जंगली, तो आटविक जातियों को अर्थात जंगली जातियों को चेतावनी भी दी थी सम्राट अशोक ने। क्या चेतावनी दी थी? छोड़ दीजिए। पश्चिम के पवन राज्य एवं दक्षिण में 5 राज्यों पर धम्म विजय का दावा भी इसी अभिलेख में करता है, 13वें में। ठीक है, 13वें अभिलेख में पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा करता है और 13वें अभिलेख में कलिंग विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन भी होता है, यह भी उत्कीर्ण है। ठीक है, कलिंग विजय के बाद ही उसका हृदय बदला था, हृदय परिवर्तन हुआ था, तो 13वें अभिलेख में उल्लेखित है। 14वें अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। 14वें अभिलेख में सम्राट अशोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है एवं इसी में धम्म की व्याख्या करता है या धम्म की परिभाषा देता है। मैंने एक ट्रिक बनाई, यूट्यूब के माध्यम से बनाई थी, लेकिन इसको मैंने थोड़ा घुमा दिया है, अपने ढंग से बनाया था, शायद आपको मदद करे याद करने के लिए। अब कंफ्यूजन तो होगी, इतने सारे हैं, कौन सा अभिलेख में क्या उल्लेखित है। तो मैंने बनाई थी, पचिंदा धनी आती है, सिप्रा धनिक बिताती है। एक लाइन जैसे यहाँ पे याद किया था, बृहत शाम को एक जोगी आया, वहीं पे पचिंदा धनी आती है, सिप्रा धनिक बिताती है। 10 बार बोल देंगे, याद हो जाएगा। पचिंदा धनी आती है, सिप्रा धनिक बिताती है। देखिए क्रम भी लिख दिया, ये पूरे 14 अभिलेख हो गए एक लाइन में। कैसे? पा से प्रथम भी मान सकते हैं और पा से पशु बलि की निंदा होता है। ची से दूसरा अभिलेख हो गया, ची से चिकित्सा, तीसरा हो गया दा से दौरा, किनका दौरा? जो अधिकारियों की नियुक्ति करता है 5वें वर्ष। याद रखिए, प्रत्येक 5वें वर्ष, ये डेटा याद रखिएगा। इसके बाद चौथा है धा से धम्म घोष। 5वां है नी से नियुक्ति, किसकी? धम्म महामात्रों की। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, किस वर्ष करता है, पूछ सकता है कि कलिंग विजय अपने शासन के कौन से वर्ष में किया? 9वें वर्ष में। ठीक है, बोध गया कब गया? 10वें वर्ष। धम्म यात्रा कब की? तीर्थ यात्रा कब की? 10वें वर्ष। इसके बाद 6वां नंबर है आरती में है जो 6वां नंबर है, 6वां आ से आदर्श या आत्मनियंत्रण। ठीक है, आ से आदर्श या आत्मनियंत्रण। इसके बाद ती से तीर्थ यात्रा या कहें धम्म यात्रा, जो कि 7वें एवं 8वें अभिलेख दोनों में है। 9वां है सी से शिष्टाचार या कहें मंगलाचार या कहें सदाचार। इसके बाद 10वां नंबर पा से पालन अर्थात धम्म पालन। इसके बाद 11वें नंबर है धा से धम्म विजय।
नी, 12वां नंबर है नी, नी से नियुक्ति, लेकिन याद ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ महिला, पहले पुरुषों की नियुक्ति फिर नियुक्ति, यहाँ इधर महिला धर्म की महिला धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। इसके बाद का 13वें नंबर है क्या, का से कलिंग विजय, बिताती, 14वां नंबर है बिताती, बिताती का अर्थ मतलब है धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहता है, तो मैंने ऐसे ही याद किया था, आप भी हो सकता है शायद हेल्पफुल हो। तो मेरा मानना यह है कि इससे ज्यादा आपको यहाँ भी फोकस करना चाहिए। अब मैंने ये बताया था कि प्रत्येक अभिलेख में 14 लेख उत्कीर्ण है, किंतु अपवाद है धौली और जौगढ़ अभिलेख जो कि उड़ीसा में है। इन दोनों अभिलेखों में 11, 12, 13 इनमें इस क्रम का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। इसकी जगह दो पृथक कलिंग प्रज्ञापन है, दो पृथक कलिंग प्रज्ञापन है। अब ये कुछ देर में जानेंगे कि कलिंग प्रज्ञापन है क्या, कौन कौन से हैं, ठीक है, उनमें क्या उल्लेखित है। कुछ मित्रों, हमने बताया था कि अशोक के शिलालेख जितने भी मिले हैं बृहद शिलालेख, उनमें 14 लेख उत्कीर्ण किए गए थे, ठीक। तो उन 14 लेखों में प्रत्येक अभिलेख में 14 लेख उत्कीर्ण थे, किंतु अपवाद था, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें 11, 12 व 13वें नंबर का लेख उत्कीर्ण नहीं है। ऐसे दो अभिलेख बताए थे हमने, वो थे धौली अभिलेख एवं जौगढ़ अभिलेख। इनमें 11, 12 व 13वां नंबर का लेख उत्कीर्ण नहीं है। उसमें दो पृथक कलिंग प्रज्ञापन या कहें कलिंग अभिलेख ये उत्कीर्ण करवाए गए थे। प्रश्न बनते हैं मित्रों यहाँ से कभी कभी कि प्रथम पृथक कलिंग लेख या कहें प्रज्ञापन में क्या उत्कीर्ण है। तो सम्राट अशोक ने यह लिखा कि सभी प्रजा मेरी संतान के समान है। ये लिख के आ जाए, पूछे किसमें उल्लेख है, तो आपको बताना है प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख या प्रज्ञापन। एवं इसी में बताया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं या बच्चे हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिया, सभी प्रजा मेरी संतान के समान है एवं सभी मनुष्य मेरे बच्चे, ठीक है। इसी अभिलेख में उत्कीर्ण करवाया था मित्रों सम्राट अशोक ने कि निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में, निष्पक्ष जितने भी प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, उन सभी प्रांतों में प्रत्येक 5 वर्ष में एक महामात्य नामक अधिकारी भेजेगा। किस कार्य हेतु? निष्पक्ष न्याय हेतु। महामात्यों की नियुक्ति किसमें की गई थी? मैंने आपसे बताया था किस अभिलेख में की गई थी, आप बताएंगे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें अभिलेख में की गई थी, है ना। किंतु सभी प्रांतों में 5वें वर्ष थी, किंतु दो अपवाद हैं, एक तो उज्जैन और दूसरा तक्षशिला। इन दो प्रांतों में प्रत्येक प्रति तीसरे वर्ष यहाँ महामात्य अधिकारी जाएंगे। बाकी सभी में 5 वर्ष, इन दोनों में उज्जैन और तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष जाएंगे। ये हो गया प्रथम पृथक कलिंग प्रज्ञापन। दूसरा है द्वितीय पृथक कलिंग प्रज्ञापन या कहें लेख। इसमें ये जो कथन दिया था सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इसमें थोड़ा सुधार किया अशोक ने। उसमें लिखा सभी मनुष्य अब मेरे बच्चे नहीं, मेरी प्रजा है, सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। तो हमारा इस प्रकार अशोक के वृहद शिलालेख कंप्लीट होते हैं। अब शिलालेख के अंतर्गत वृहद हो जाने के बाद अब लघु शिलालेख पर चर्चा करते हैं। लघु शिलालेख मित्रों सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है, अर्थात सम्राट अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन के विचार लघु शिलालेखों में उत्कीर्ण करवाए थे, जो 18 स्थानों से प्राप्त होते हैं। लघु शिलालेख 18 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वो लघु शिलालेख कौन कौन से थे? एक स्थान पूछा करता है कि ये शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ। जैसे मध्य प्रदेश से 4 प्राप्त होते हैं, कौन कौन से? रूपनाथ कहाँ है? जबलपुर। सारो मारो अभिलेख ये मध्य प्रदेश के शहडोल में है। पानगुडारिया अभिलेख ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो याद रखिएगा स्थान की कौन सा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 4 है, रूपनाथ, सारो मारो, पानगुडारिया और गुर्जरा। 5वां है अहसहरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। सासाराम बिहार में। भाब्रू या कहें वैराट अभिलेख कहां मिला? ये जयपुर राजस्थान में है ना। एर्रगुडी अभिलेख
ये आंध्र प्रदेश में मिला। राजुल मंडगिरी अभिलेख ये आंध्र प्रदेश में मिला। इस प्रकार हमारे 9 हो गए और सर्वाधिक लघु शिलालेख कर्नाटक में मिलते हैं, टोटल 9। इन स्थानों से 9 हो गए, लेकिन अकेले कर्नाटक में 9 लघु शिलालेख प्राप्त होते हैं। 9 शिलालेख कौन कौन से हैं? सर्वाधिक है मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम सर्वप्रथम उत्कीर्ण था, फिर सिद्धपुर अभिलेख, जटिंग रामेश्वरम अभिलेख, पालाकिगुड अभिलेख लघु शिलालेख, उदयगोलम लघु शिलालेख, सन्नाती लघु शिलालेख, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, गोबी मठ लघु शिलालेख, नेतूर लघु शिलालेख। ये तीनों मैसूर में प्राप्त होते हैं, कर्नाटक के मैसूर में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सर्वाधिक लघु शिलालेख आपसे पूछे कहां प्राप्त हुए, वो हुए कर्नाटक से, टोटल 9, बाकी मध्य प्रदेश से 4 और अन्य स्थानों में सामने। इसके बाद इन लघु शिलालेखों की जो महत्वता है, जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम उत्कीर्ण है, देवानाम प्रियदर्शी। क्या उत्कीर्ण है? देवानाम प्रियदर्शी। हाँ ठीक है। किंतु जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक का नाम पढ़ा था, किंतु उन्होंने देवानाम प्रियदर्शी को श्रीलंका के शासक तिस्स से पहचान की थी। देवानाम प्रियदर्शी की पहचान जेम्स प्रिंसेप ने देवानाम प्रियदर्शी की पहचान श्रीलंका के शासक तिस्स से की थी, किंतु कहा जाता है कि अशोक का ही नाम था देवानाम प्रियदर्शी। ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उत्कीर्ण है। दूसरा है भाब्रू या बैराट लघु शिलालेख। इसमें अशोक ने गौतम बुद्ध एवं बौद्ध संघ के प्रति आस्था प्रकट की और त्रिरत्नों के अनुपालन पर अपना बल दिया। भाब्रू एवं या कहें बैराट लघु शिलालेख में ही सम्राट अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा, अर्थात मगध का राजा, मगधाधिराज। ठीक है। किंतु मित्रों एक चीज और जान लीजिए, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित है। राजतरंगिणी में यह बताया गया कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्मानुयायी था, शैव था, ठीक है, शैव धर्म को मानता था, किंतु बाद में कालांतर में ये बुद्ध को मानने लगता है। अगला लघु शिलालेख है एर्रेगुडी, आंध्र प्रदेश में है। इसमें खास बात यह है, जहां से प्रश्न बनता है कि इसकी जो लेखन शैली है वो सभी अभिलेख, चाहे बृहद शिलालेख हो चाहे लघु शिलालेख हो, उनसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि मतलब बाएं से दाएं ओर ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया, और इसी में खरोष्टी लिपि अर्थात दाएं से बाएं ओर लिखा गया। दोनों लिपियों का प्रयोग करके इस अभिलेख में लिखा गया। मित्रों ब्राह्मी और खरोष्टी इन दोनों के सम्मिश्रण से जो इसमें शैली लिखी गई, जो लिपि लिखी गई, उसे ब्रूस्ट्रोफेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूस्ट्रोफेन कहा जाता है। ये एर्रेगुडी में है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से मिला। इस प्रकार हमारे सम्राट अशोक के शिलालेख कंप्लीट होते हैं। उसके अंतर्गत बृहद शिलालेख पढ़ा और लघु शिलालेख पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के स्तंभ लेख, उसके बाद गुह लेख। ठीक है, तो अभी हम स्तंभ लेख, सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों, जिस प्रकार शिलालेख के 2 भाग बताए, बृहद या कहें दीर्घ एवं लघु शिलालेख, उसी प्रकार हम इस अशोक के स्तंभ लेख भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो बृहद अर्थात दीर्घ स्तंभ लेख, दूसरा लघु स्तंभ लेख। ठीक है मित्रों, अशोक के जो स्तंभ लेख में उत्कीर्ण क्या है, कौन सी ऐसी बातें बतलाई गई, तो उसमें सम्राट अशोक के समय के प्रशासन एवं अशोक के धर्म से संबंधित बातें इसमें उत्कीर्ण है। अशोक कालीन प्रशासन एवं अशोक के धर्म की बातें इसमें स्तंभ लेख में उत्कीर्ण करवाई गई। मित्रों अशोक के स्तंभ लेख जितने भी हैं सभी ब्राह्मी लिपि में, ये नोट करिएगा, सभी ब्राह्मी लिपि में। तो इस क्रम के अंतर्गत हमें सबसे पहले अध्ययन करना है अशोक का बृहद अर्थात दीर्घ स्तंभ लेख। मित्रों इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 7 है। पहला है दिल्ली मेरठ दीर्घ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ दीर्घ या कहें बृहद स्तंभ लेख, ये एक्चुअली में पहले दिल्ली में था,
पहले दिल्ली में था, किंतु फिरोज शाह तुगलक आता है। ये जब दिल्ली सल्तनत होती है, तुगलक वंश आता है, उस समय शासक फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली से मेरठ ले गया। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि किसने मेरठ स्तंभ, दिल्ली स्तंभ लेख को मेरठ ले गया, तो वो फिरोज तुगलक था। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मित्रों, ये स्तंभ लेख पहले टोपरा में था, अर्थात टोपरा कहाँ पड़ता था? हरियाणा में। तो टोपरा में था, किंतु यही फिरोज तुगलक इसे दिल्ली ले गया। ठीक है, दिल्ली वाले को मेरठ ले गया और टोपरा वाले को दिल्ली ले गया। कौन? फिरोज तुगलक। इसके बाद तीसरा है लौरिया अरेराज। याद रखिए, लौरिया अरेराज, लौरिया, नंदराज एवं रामपुरवा, ये तीनों बृहद स्तंभ लेख जो हैं, ये चंपारण में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। गांधी जी यहीं गए थे। ठीक है, तो तीनों जो हैं, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदराज और रामपुरवा, ये बृहद स्तंभ लेख तीनों चंपारण बिहार में है। रामपुरवा वृहद स्तंभ लेख की खोज किसने की? वो थे कार्लायल। कार्लायल ने रामपुरवा वृहद स्तंभ लेख की खोज की थी। अब अंतिम है प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ लेख या इसी का दूसरा नाम कौशाम्बी स्तंभ लेख है। पहले मित्रों, ये कौशाम्बी स्तंभ लेख, पहले ये स्तंभ लेख कहाँ था? कौशाम्बी में था। पहले कौशाम्बी में था, किंतु अकबर जब मुगल काल आता है, उस समय अकबर का शासन होता है, तो अकबर के शासन के समय जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से कहाँ ले गया? इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। ठीक है, तो ये पहले कौशाम्बी में था, इसे जहांगीर ले जाता है कहाँ? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद लेकर जाता है, वहां स्थापित करवा देता है। इसमें जानकारी की अच्छी बात यह है कि प्रयाग स्तंभ लेख या कहें कौशाम्बी स्तंभ लेख का एक अन्य नाम है जो अधिकांशतः पूछा जाता है यदा कदा, वो इसका अन्य नाम है रानी अभिलेख। रानी अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा गया? वो था प्रयाग स्तंभ लेख या कहें कौशाम्बी स्तंभ लेख। यह दोनों नाम दे दे साथ में, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। ठीक है, इसमें यह है कहाँ? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। अच्छा, इसमें दो चीज और उत्कीर्ण है। इसमें सम्राट अशोक की, देखिए सम्राट अशोक की जो पहली पत्नी थी वो थी देवी। कहाँ की थी? विदिशा की थी। ठीक है, श्रेष्ठ व्यापारी की पुत्री थी, उसी से संघमित्रा का जन्म हुआ था। ठीक है, पुत्री थी, और राहुल का भी जन्म हुआ था। लेकिन एक और दूसरी पत्नी भी थी, ऐसा बताया गया है इस स्तंभ लेख में। उस पत्नी का नाम कारुवाकी था। अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम उल्लेख है इसमें, एवं इसी से उत्पन्न पुत्र अशोक का तीवर। तीवर एक पुत्र था, तो उसकी पत्नी कारुवाकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख या कहें कौशाम्बी स्तंभ लेख या कहें रानी अभिलेख, इनमें उत्कीर्ण है। तो ये हमारे हो गए सम्राट अशोक के वृहद अर्थात दीर्घ स्तंभ लेख। अब हम जानेंगे कि लघु स्तंभ लेख। ठीक है, लघु स्तंभ लेख में उल्लेख क्या है? देखिए, जैसे इसमें सम्राट अशोक के प्रशासन एवं धम्म की बातें लिखी थी, तो इसमें सम्राट अशोक की राज घोषणाएं, जितने भी अशोक ने राज घोषणाएं की हैं, वो अपने शिलालेखों के माध्यम से किया है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा शिलालेख है? वो है लघु स्तंभ लेख। ये याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे अशोक की राज घोषणाएं किसमें उत्कीर्ण है, वो है लघु स्तंभ लेख। ठीक है, यदि केवल ऑप्शन में लघु स्तंभ लेख हो तो स्तंभ लेख लगाइएगा, यदि प्रॉपर लघु स्तंभ लेख देके आए तो वही लगाइएगा। अच्छा, 4 लघु स्तंभ लेखों की बात करूंगा। पहला है सांची लघु स्तंभ लेख, ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। ठीक है, सांची लघु स्तंभ लेख, इसमें क्या है? सम्राट अशोक आदेश देता है अपने महामात्रों को संघ भेद को रोकने के लिए। संघ में जो भेद उत्पन्न हो गया है, तो जो महामात्र होते थे, अधिकारी होते थे, उनको आदेश देता है सम्राट अशोक कि इसे रोको। दूसरा है सारनाथ लघु स्तंभ लेख। सारनाथ लघु स्तंभ लेख ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें वही बात लिखी है, क्या? महामात्रों को संघ भेद रोकने हेतु आदेश देना। तीसरा है रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख वर्तमान में नेपाल में है। मित्रों, इसकी सबसे बड़ी बात, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। आपसे प्रश्न पूछे सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, वह है रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक इसमें उत्कीर्ण भी है कि सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष रुम्मिनदेई, अच्छा रुम्मिनदेई क्या है? इसका प्राचीन नाम लुम्बिनी था। तो अशोक 20वें वर्ष रुम्मिनदेई आता है। यहीं पे क्या किया? रुम्मिनदेई अभिलेख में उत्कीर्ण है, रुम्मिनदेई अभिलेख में उत्कीर्ण है
लघु स्तंभ लेख में धार्मिक कर बलि को समाप्त कर देता है। बलि एक धार्मिक कर था, उसको सम्राट अशोक वहां पहुंचकर रुम्मिनदेही पहुंचकर समाप्त कर देता है। एवं एक और कर था जिसका नाम था भाग को भी उसने घटाकर 1/8 कर दिया। भाग को घटाकर 1/8 धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर घटाने की घोषणा करता है। आपसे प्रश्न पूछे कि अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर घटाने की बात किस स्तंभ लेख में की? वो था रुम्मिनदेही लघु स्तंभ लेख। चौथा है निगाली सागर लघु स्तंभ लेख। मित्रों पहले जान लीजिए निगाली सागर है क्या। ये प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, आपसे केवल मान लीजिए मेंस में पूछ ले निगाली सागर, अब 3 नंबर में लिखिए तो आप लिखेंगे ये बौद्ध तीर्थ स्थल है प्रसिद्ध जो वर्तमान नेपाल में है। इसकी खास बातें हैं, ये भी लिख सकते हैं। निगाली सागर लघु स्तंभ लेख में ये उत्कीर्ण है कि अशोक अपने शासनकाल के 12वें वर्ष निगाली सागर आता है एवं निगाली सागर में ही सम्राट अशोक ने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करवाया। प्रश्न पूछे कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। उल्लेख कहाँ है? निगाली सागर लघु स्तंभ लेख में। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेही। ठीक है, धार्मिक कर बलि को समाप्त करने का वर्णन रुम्मिनदेही। कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख प्रयाग स्तंभ कौशाम्बी लेख। रानी अभिलेख किसे कहा जाता है? प्रयाग स्तंभ या कौशाम्बी अभिलेख। चंपारण स्थित सम्राट अशोक के बृहद स्तंभ लेखों का वर्णन कीजिए। तीनों का नाम लिखिए। फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले जाने वाले सुल्तान का नाम फिरोज तुगलक। ठीक है, इसके बाद दिल्ली से मेरठ ले जाने वाला दिल्ली में अभिलेख को मेरठ ले जाने वाला कौन था? फिरोज तुगलक। सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो इस तरह हमारा हो गया सम्राट अशोक के स्तंभ लेख। शिलालेख पढ़ लिए हमने, स्तंभ लेख का अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सम्राट अशोक के तीसरा गुहा लेख। इनका भी अध्ययन अभी करेंगे। मित्रों तीसरा है शिलालेख के बाद स्तंभ लेख हुआ। स्तंभ लेख के बाद सम्राट अशोक का गुहा लेख। इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी एवं जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, इसमें यह उल्लेखित है गुहा लेखों में कि सम्राट अशोक ने बिहार में एक पहाड़ी थी, उसका नाम था बाराबर पहाड़ी। इस पहाड़ी पर सम्राट अशोक ने बिहार में बाराबर पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए कुछ 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है। किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है। उनके नाम है सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, लोम ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। फिर से सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, लोम ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। किसी एक का नाम दे देगा, पूछेगा किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, किस संप्रदाय के लिए बनवाया, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद दशरथ, एक नाम आता है दशरथ। ये सम्राट अशोक का नाती था अर्थात पौत्र था। दशरथ ने बिहार में ही एक दूसरी पहाड़ी पर नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाता है। पहली गोपी गुफा, फिर वडथिका गुफा और वैयका गुफा। इन तीनों गुफाओं का निर्माण अशोक का पौत्र दशरथ करवाता है। किस पहाड़ी पर? नागार्जुन पहाड़ी पर। इस प्रकार हमारे सम्राट अशोक के शिलालेख हुए, स्तंभ लेख हुए और गुहा लेख हुए। अब 2 अन्य अभिलेख हैं, ये समाप्त हो गया है, लेकिन 2 अन्य अभिलेखों की चर्चा करता हूं, महत्वपूर्ण है। पहला है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख पहले पश्चिम बंगाल में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? पश्चिम बंगाल में, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बांग्लादेश के बोगरा जिले में पड़ता है। कहाँ? बांग्लादेश के बोगरा जिले में। ठीक है, इसमें यह उल्लेखित है कि मौर्य काल में सबसे बड़ी चीज, मौर्य काल जब था तो महास्थान जो क्षेत्र था वो दूसरे नाम से जाना जाता था। उसका नाम था पुण्यनगर क्षेत्र। पुण्यनगर क्षेत्र ही महास्थान क्षेत्र था, लेकिन मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र पुण्यनगर क्षेत्र कहलाता था। इसमें यह उल्लेखित है अभिलेख में कि महामात्यों द्वारा जब अकाल पड़ता है मौर्य साम्राज्य पर तो 12 वर्षों का पड़ा था।
और भी पढ़े होंगे बहुत सारे, लेकिन इसमें उल्लेखित है कि अकाल के समय महामात्यों के द्वारा लोगों की सहायता हेतु अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता हेतु अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन किस अभिलेख में है? महास्थान अभिलेख। कहाँ पड़ता है? पहले पश्चिम बंगाल में था, अब वर्तमान में बांग्लादेश का बोगरा जिला है। ठीक है। एक दूसरा अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोहगौरा अभिलेख है। इसमें भी यही बातें उत्कीर्ण है। कौन सी? राहत काल, अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था। ठीक है मित्रों, इन दोनों अभिलेखों की जो भाषा है प्राकृत भाषा ही है और लिपि भी ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो मौर्य काल के समय राहत कार्यों से संबंधित थे? वो यही दोनों हैं, क्योंकि अकाल के समय अनाज वितरण करना एक राहत का कार्य करना था, इसलिए इन दोनों का संबंध मौर्य काल में राहत कार्य से संबंधित था। ठीक है। अच्छा, अकाल की जो पुष्टि होती है ये जैन स्त्रोतों से होती है। जैन स्त्रोतों से अकाल की पुष्टि भी हो जाती है कि हाँ वास्तव में अकाल उस समय पड़ा था। इस तरह हमारे मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की इतिहास की जानकारी के समस्त स्रोत पढ़ लिए। साहित्यिक स्रोत पढ़ा, उसके बाद हमने विदेशी लेखकों को पढ़ा विदेशी लेखकों को पढ़ने के बाद हमने पुरातात्विक या कहीं खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अध्ययन किया। तो पुरातात्विक में दो पढ़े, एक तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सकराजा था, दूसरा सम्राट अशोक के अभिलेख। तो रुद्रदामन का पढ़ चुका, सम्राट अशोक का विस्तृत पढ़ा। सम्राट अशोक के 3 वर्गों में रखा, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहलेख, तीनों का अध्ययन किया। 2 अन्य महत्वपूर्ण बचे थे, इनका भी अध्ययन कर लिया। अब हम इसके जानकारी के स्रोत के बाद अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश या कहीं मौर्य साम्राज्य, अलग अलग राजाओं, अलग अलग शासकों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मौर्य वंश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, न्यायिक व्यवस्था, सब कुछ अध्ययन करेंगे अलग अलग से। तो इस प्रकार हमारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत का समापन होता है। अब इसके उपरांत हम आपसे रूबरू होंगे अगले पाठ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।